हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना। ये क्लास 11 सीए फाउंडेशन और कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो आइए चले जानते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इससे पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ जो है बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि बैंक में तो कई तरह के अकाउंट खोले जाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट कहने का मतलब जो फेमस अकाउंट है वो है एक सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो जब कभी भी हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कम होती है, कहने का मतलब कभी कभार हमारे बैंकों में पैसा जमा होता है और हम लोग उसको यूपीआई या एटीएम के जरिए निकालते रहते हैं, तो ऐसे केस में हम लोगों के जो अकाउंट्स होते हैं वो सेविंग अकाउंट होते हैं। लेकिन जब कभी भी हमारे बैंक में लेन देन ज़्यादा होते हैं, जैसे हम बहुत सारा चेक बैंक में जमा कर रहे हैं, फिर हम लोग बहुत सारे कैश डेली डेली बैंक में जमा कर रहे हैं, और अगर हम निकाल रहे हैं, कहने का मतलब अगर हमारी एक्टिविटी बिजनेस की एक्टिविटी हो जाए, तो बिजनेसमैन क्या करता है, बैंकों में हमेशा ही लेन देन करता रहता है। तो ऐसे केस में सेविंग अकाउंट के जरिए हम नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए सेविंग अकाउंट में बहुत सारे लिमिटेशंस लगे हुए हैं, तो हम लोग वहाँ पे करंट अकाउंट खुलवाते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और हर एक बिजनेसमैन का जो है मोस्टली करंट अकाउंट ही होता है, जिसको लेकर वो अपने बैंक से रिलेटेड लेन देन करता रहता है। अब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको हम लोग समझते हैं ज़रा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं एक चीज़, कैश बुक। जैसे कैश बुक तो आप जानते होंगे कि कैश बुक जो है वो तीन तरह से बनता है। एक तो सिंपल कैश बुक होता है, जिसमें कि पैसा आया पैसा गया पूरा का पूरा रिकॉर्ड करके रखते हैं। एक होता है डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक में क्या करते हैं कि जो कैश से रिलेटेड लेन देन है वो कैश वाले कॉलम में लिखते हैं, और जो बैंक से रिलेटेड लेन देन है वो बैंक वाले कॉलम में लिखते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि डबल कॉलम कैश बुक बनता कैसे है। तो इसमें हम लोग बैंक के ट्रांजेक्शन्स अलग लिखते हैं और प्योर कैश के ट्रांजेक्शन्स अलग लिखते हैं। और पेटी कैश बुक जो है खुदरा खर्चों के लिए होता है। तो कैश बुक का एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। तो जैसे कैश बुक जो जब कभी भी बनाया जाता है, तो उसका जो एक मेथड है वो बहुत आसान है। जैसे डेबिट एक साइड क्रेडिट, तो इधर इधर जब कभी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 1/4/2023 है, तो यहाँ जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस और B/D ब्राउट डाउन। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो इसका मतलब कि अप्रैल में हमारे पास जो कैश है वो 1 लाख रुपया है। और अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग डेट डाल दूँ, जैसे 31/3/24 डाल दूँ, तो इसका ये मतलब हो गया कि 1 साल बाद हमारे पास कितना कैश, तो ये बैलेंस कैरेड डाउन। यहाँ पे अगर मैं 50,000 रुपया लिख दूँ, तो इसका ये मतलब हुआ कि साल के शुरू में 1 लाख कैश था, अब यहाँ पर 50,000 रख गया। लेकिन बीच में चेंजेस कैसे आए, तो जब कभी भी हम लोग जैसे चेक है, तो चेक को अगर हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो डेबिट में लिखते हैं। जब कभी भी कैश कैश अगर हमने डिपॉजिट किया बैंक में, तो भी हम लोग यहाँ पर रखते हैं। कहने का ये मतलब है कि जब कभी भी बैंक में कैश बढ़ेगा, यानी कि बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो वो डेबिट किया जाता है। और जब कभी भी हम चेक जो है वो अगर इशू करते हैं, इशू का मतलब किसी अन्य को चेक अगर बिजनेसमैन ने काट के दिया, या फिर कैश विड्रॉ किया, कैश को निकाला अगर बैंक से, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जब कभी भी कैश बैंक से निकलता है किसी भी माध्यम से, चाहे चेक के माध्यम से हो चाहे कैश के माध्यम से हो, तो वो माइनस होता है। फिर इन सबको जोड़ेंगे, इसमें से ये सब घटाएंगे, तो हमारे पास बैलेंस जो है 50,000 आएगा। ये जो कैश बुक है ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये जो है बिजनेसमैन का जो अकाउंटेंट होगा वो बनाएगा। अब बात करते हैं कि पासबुक। तो देखिए, पासबुक जो है वो रखता तो बिजनेसमैन ही है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि केप्ट बाय बिजनेसमैन, ठीक है ना, तो ये गलत नहीं है, ये बिजनेसमैन ही रखता है। लेकिन इसको एडिट कौन करता है, तो आप बोलेंगे बट एडिटेड बाय बैंक। एडिटेड बाय बैंक, इसको बैंक ही इस पे कुछ लिख सकता है, बिजनेसमैन कभी भी नहीं लिखता है। तो बैंक जो है, जितने भी बैंक के लेन देन है, बैंक का पासबुक कुछ ऐसे ही होता है। हो सकता है ये अलग अलग पासबुक में कुछ डिफरेंट हो, लेकिन ज़्यादातर पासबुक में आपको ऐसे ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी अगर 1/4/23 है, तो यहाँ पर अगर ऐसे मैं बोलूँ कि बैलेंस ब्राउट डाउन, और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 1 लाख अमाउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रहेगा क्रेडिट, और फिर यहाँ पर लिखा रहेगा 1 लाख। तो जब कभी भी बैंक में पैसा बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि ये पैसा प्लस हो जाएगा, और डेबिट का मतलब होता है कि पैसा हमारा यहाँ पर माइनस होता जाएगा। तो पासबुक में कुछ ऐसे ही होता है।
जब कभी भी किसी अमाउंट के सामने में क्रेडिट लिखा होगा, जैसे अगर यहाँ पे 10,000 है और 10,000 क्रेडिट लिखा है, तो इसका मतलब आपका जो बैलेंस है वो 1,10,000 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 2,000 डेबिट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1,10,000 में से 2,000 घटा दीजिए तो आपका बैलेंस 1,08,000 हो जाएगा। तो जो बैंक का पासबुक है वो ऐसा ही होता है। बैंक के पासबुक को केवल बैंक ही इस पे कुछ भी एंट्री कर सकता है, कस्टमर तो नहीं करता है। तो दिक्कत क्या होती है कि साल के अंत में अगर कैश बुक का बैलेंस 50,000 है, लेकिन यहाँ पर जो बैलेंस है वो मान लीजिए 10,000 आ रहा है, तो ऐसे केस में बिजनेसमैन चिंतित हो जाएगा। वो कहेगा क्या, अरे मेरा 40,000 रुपया क्या हो गया। तो इसी को पता करने के लिए कि इन कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, इसको जानने के लिए ही बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो बनाया जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल बात है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं, एक टर्म को देख लेते हैं, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जब कभी भी जैसे हमारे बैंक में हमारा जो बैलेंस है, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस जो है वो 5,000 है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम जो चेक इशू कर सकते हैं, यानी कि किसी को भी अगर मैं चेक जारी करूंगा, चेक अगर मैं किसी को दूंगा कि जाओ मेरे अकाउंट से पैसा ले लो, तो हम चेक इशू कर सकते हैं 5,000 रुपये तक का। लेकिन अगर हमने 7,000 का चेक इशू कर दिया और वो बैंक जाता है और बैंक से क्या करता है, 7,000 ले लेता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। बैंक वाला अलाउ करेगा तभी होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि बैंक वालों ने हमें शॉर्ट टर्म 2,000 का लोन दे दिया, यानी कि बैंक वालों ने हमारे खाते में अपने तरफ से 2,000 रुपये जमा कर दिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। कहने का अर्थ ये है कि जब कभी भी हम अपने बैंक से अपने जमा रकम से अधिक रकम निकाल लेते हैं, या अगर हमें बैंक ऐसी सुविधा प्रदान करती है जहां पर हम अपने जमा रकम से अधिक रकम निकाल सकते हैं, तो ऐसी सुविधा को ही हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये एक प्रकार का लाइबिलिटीज़ होगा बैंक के लिए नहीं, कस्टमर के लिए। और कस्टमर को एक निश्चित समय के अंदर जो है वो वापस भी करना पड़ता है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो है ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म लोन भी इसको आप मान सकते हैं, कुछ समय के अंदर ये चुकाना पड़ता है। तो इतनी बेसिक बातें आपको आ गई होंगी समझ में। इसके अलावा हम लोगों को एक चीज़ ये समझना है कि पासबुक, तो पासबुक जो है ये तो आप जान गए हैं कि होता तो हमारे पास है, लेकिन इस पर जो कुछ भी लिखना होता है वो बैंक को ही लिखना होता है, मतलब एडिट किया जा सकता है बैंक के द्वारा। तो पासबुक में जब कभी भी डेबिट किया जाता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा अमाउंट माइनस हो गया। और पासबुक में जब कभी भी क्रेडिट किया जाता है, तो इसका ये अर्थ हुआ कि हमारा अमाउंट प्लस हो गया यहाँ पर। जबकि कैश बुक में उल्टा होता है। अभी अगर आपने कैश बुक अभी तो देखा ही था, तो कैश बुक में आपने क्या देखा कि जब कभी भी पैसे आते हैं तो डेबिट होता है और जब कभी भी पैसा जाता है तो क्रेडिट होता है। तो ये हमेशा उल्टा होता रहता है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो पासबुक जैसे हो गया, तो पासबुक में अगर डेबिट हुआ तो इसका ये मतलब हुआ कि ये प्लस हो गया। और पासबुक में नहीं, कैश बुक में कह रहा हूँ, कैश बुक में अगर डेबिट हुआ तो इसका ये मतलब हुआ कि ये प्लस हो गया। और कैश बुक अगर क्रेडिट होता है तो इसका ये मतलब हो गया कि ये जो है ये माइनस हो गया, ये क्रेडिट होगा। कैश बुक क्रेडिट होने का मतलब माइनस हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस ये करते हैं कि एग्जैक्टली ये जो बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस है 50,000 और पासबुक का जो बैलेंस है 10,000, ये जो मैंने लिया है, ये डिफरेंसेस आए क्यों, ऐसा क्यों होता है। इन्हीं डिफरेंसेस को अगर आप समझ जाएंगे और याद रखेंगे तो आपसे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन सब है वो बड़ी आसानी से बनता रहेगा। तो आइए चले जानते हैं, कुछ हम लोग डिफरेंसेस के नाम देख लेते हैं कि क्या होता है, ये डिफरेंसेस किस वजह से आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका ये मतलब है कि जो बिजनेसमैन है उसने किसी को चेक दिया होगा, किसी से सामान खरीदा होगा या सैलरी देना होगा, तो उन्होंने चेक दिया, लेकिन चेक जिसको भी दिया वो अभी तक बैंक पहुंचा नहीं है। तो जब कभी भी बिजनेसमैन जो है चेक जारी करता है तो वो अपने कैश बुक में इसको क्रेडिट कर देता है, मतलब माइनस कर देता है। लेकिन जब तक वो आदमी बैंक पहुंचेगा नहीं तब तक बैंक वाला जो है बिजनेसमैन का जो बैलेंस है उसको कम नहीं करता। तो यहाँ पर फिर डिफरेंसेस आ जाता है, क्योंकि कैश बुक तो माइनस हो गया लेकिन पासबुक जो है वो प्लस रहेगा यहाँ पर। दूसरा जो है चेक जारी कर दिया गया है बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर द डेट ऑफ दिस स्टेटमेंट, मतलब जिस तारीख को हम कैश बुक और पासबुक का मिलान कर रहे हैं कि कैश बुक का बैलेंस कितना है और पासबुक का बैलेंस कितना है, जिस तारीख को हम लोग देख रहे हैं उस तारीख तक वो चेक को बैंक में लेकर गया ही नहीं है पैसा लेने के लिए।
इसका इस लाइन का मतलब ये हुआ कि बिजनेसमैन ने किसी को चेक दिया कि जाओ मेरे अकाउंट से तुम पैसा निकाल लो, लेकिन जिसको चेक दिया वो अभी तक तो बैंक पहुंचा ही नहीं है, तो इसीलिए बैंक में जो बैलेंस है हमारा वो तो प्लस ही रहेगा, बट जो बिजनेसमैन का बैलेंस है, कैश बुक का जो बैलेंस है वो माइनस रहेगा। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर जैसे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगर आप चेक बैंक में जमा करके आते हैं, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने चेक को बैंक में जमा किया, तो बैंक में उसका बैलेंस बढ़ गया, लेकिन वो खुद ही कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया, तो कैश बुक में उसका बैलेंस फिर बढ़ा ही नहीं, इसीलिए दोनों के बीच में अंतर आ गई। यहाँ पर लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। इसका ये मतलब है चेक तो हमने बैंक में जमा कर दिया, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक उस चेक का अमाउंट हमारे बैलेंस में ऐड ही नहीं किया है। बट बिजनेसमैन को ऐसा लग रहा है कि ऐड कर दिया होगा, तो उसने अपना कैश बुक में तो बढ़ा दिया, बट यहाँ पर जो पासबुक का बैलेंस है वो माइनस ही रह जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने क्या किया, तो पासबुक में इंटरेस्ट को ऐड कर दिया। कहने का मतलब बैंक वाले ने बैंक में बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, कस्टमर के बैंक का बैलेंस जो है वो बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पर जो कस्टमर है उसका अकाउंटेंट को अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि इंटरेस्ट दिया गया है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, तो जब तक उसको पता नहीं चलेगा तब तक तो कैश बुक में लिखेगा नहीं। इसी वजह से क्या होता है, अंतर आते हैं, मतलब कैश बुक और पासबुक में अंतर आता है। यहाँ पर आप देखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने बैंक चार्जेस काटे हैं, लेकिन अभी तक अकाउंटेंट को पता नहीं है कि बैंक चार्जेस भी कटा है, तो वो उसे कैश बुक में लिखता ही नहीं है, इसीलिए कैश बुक का बैलेंस बढ़ा रहेगा, लेकिन पासबुक का जो बैलेंस है वो घटा रहेगा। यहाँ पर देखिए कि कोई कस्टमर है, उसने डायरेक्टली जाके बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर अकाउंटेंट को पता नहीं है इस बात के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस क्या रहेगा, घटा रहेगा, तो इसीलिए डिफरेंसेस फिर आया। हमने कोई बिल डिस्काउंट कराया था बैंक से, लेकिन वो बिल ही डिजॉनर्ड हो गया, तो ऐसे केस में बैंक जो है उस बिल का पूरा अमाउंट डेबिट कर देगा, लेकिन कस्टमर को अभी तक पता नहीं है। कहने का मतलब बिजनेसमैन को पता नहीं है, तो बिजनेसमैन का जो बैंक कॉलम कैश बुक है वो बढ़ा हुआ है। तो ये देख रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिन रीजन से पासबुक और कैश बुक के बीच में जो है वो अंतर आता है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा और एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे देखिए कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि एक कैश बुक है और एक पासबुक है, तो यहाँ पर 10,000 बैलेंस हम लोग लेते हैं और यहाँ भी हम लोग 10,000 बैलेंस लेते हैं, ठीक। अब कस्टमर ने अगर 2,000 का चेक इशू किया तो वो 2,000 रुपया माइनस कर देगा, तो यहाँ पर उसका बैलेंस हो गया 8,000 रुपया, लेकिन अभी तक बैंक वो गया ही नहीं है, तो बैंक में कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी, तो बैंक का बैलेंस हो जाएगा 10 का 10,000। तो देख रहे हैं डिफरेंसेस आया। बैंक ने मान लीजिए 1,000 रुपया इंटरेस्ट दिया, लेकिन अभी जो है बिजनेसमैन को इस बात की जानकारी नहीं है, तो बैंक का बैलेंस 11,000 हो जाता है। लेकिन कैश बुक में अभी कोई जानकारी नहीं है, तो कैश बुक ऐसे ही रहेगा, कैश बुक जो है वो 8,000 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर इस तारीख को अगर पासबुक को अपडेट किया जाए, यानी कि पासबुक में एंट्री की जाए, पासबुक को जब हम लोग जाके अपडेट करवाते हैं बैंक में, तो पासबुक का बैलेंस जो है वो हमें दिखा रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में 11,000 रुपये हैं, लेकिन हमारे अकाउंटेंट के हिसाब से ये पता लग रहा है कि हमारे बैंक में 8,000 रुपये होने चाहिए, तो ये 3,000 रुपया अधिक कैसे हो गए। खुशी की बात है, लेकिन फिर भी 3,000 रुपये अधिक कैसे हो गया, बैंक वाला तो गलती कर नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ गलती हुई होगी। तो इसी गलती को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट यहाँ पर बनाया जाएगा। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे करके बनाया जाएगा उसको अब हम लोग सीखते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि कैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाएगा।